Welcome to Y dot Management Equity. So in our previous class we have completed perfect competition. तो लास्ट क्लास में हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जाना था और आज की क्लास में हम मोनोपोली जानेंगे कि मोनोपोली क्या होता है। मैंने सोचा कि मैं थर्ड स्टेप पे रखूँ, मतलब परफेक्ट कंपटीशन देन मोनोपोली देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस वजह से क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली एज वेल एज परफेक्ट कंपटीशन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड होते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि पहले आपको मोनोपोली में कवर करा देती हूँ। तो बेसिकली अगर आप जानते होंगे मोनोपोली के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी, तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि मोनोपोली क्या होता है। जहाँ पे एक फर्म होती है, जहाँ पे एक पर्सन मतलब एक फर्म होती है जो ओन करता है सब पे, जहाँ पे उन्हीं का राज होता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वही वही फर्म प्राइस मेकर होती है, वही फर्म प्राइस टेकर होती है। इसके सिवा ना ही इनका कोई कॉम्पिटिटर होता है, कोई उनका कॉम्पिटिटर भी नहीं होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहता है, तो मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि मोनोपोली इज कम्प्लीटली ऑपोजिट फॉर्म ऑफ मार्केट एंड इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, मोनोस मीनिंग सिंगल एंड पोलिस मीनिंग सेलर। जैसे कि मोनोपोली एक ग्रीक वर्ड से हमारी डिराइव हुई है। ये सारी जो डेफिनेशंस मैं आपको दे रही हूँ ना कि मोनोपोली ग्रीक वर्ड से हमारी डिराइव हुई है, तो ये आप अपने एग्जाम में लिखना कि मोनोपोली देखिए ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है। मोनोस का मतलब क्या होता है, सिंगल, और पोलिस का मतलब सेलर, जहाँ सेलर क्या होता है, हमारा सिंगल होता है। अब आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि किसी भी कमोडिटी का अगर सेलर सिंगल है मार्केट में, तो इसका मतलब ये कि सबसे पहले कि वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। अपने अकॉर्डिंग वो प्राइसेस को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। सप्लाई भी उनके कंट्रोल में है। सप्लाई भी उनके कंट्रोल में, जब मन होगा सप्लाई बढ़ाएंगे, जब मन होगा कम कर देंगे। वो चाहे तो सप्लाई को कम करके प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट डिमांड इनके कंट्रोल में नहीं रहती है, डिमांड इनके कंट्रोल में नहीं रहती है। तो आप मोनोपोली से ये चीज़ समझ सकते हैं कि जहाँ हमारा सेलर सिंगल होता है, एक सेलर होता है, ठीक है। और जो भी कमोडिटी वो सेल कर रहा है उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है, किसी से उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है। वो खुद अपने फर्म का प्राइस मेकर एज वेल एज प्राइस टेकर होता है। A market situation where there is only one seller in the market selling a product with no close substitute is known as monopoly। देखिए एक ऐसा मार्केट सिचुएशन, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे उस कमोडिटी को सेल करने के लिए बस एक ही सेलर है, बस जहाँ पे सेलर एक है, ठीक है। और जो भी कमोडिटी वो सेल कर रहा है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि मोनोपोली की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी हो सकती है कि वहाँ पे मोनोपोली में क्या होते हैं, सिंगल सेलर होते हैं। एज वेल एज से ये जो भी कमोडिटी सेल करते हैं इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तब क्या होता है, तब क्रिएट होती है हमारी मोनोपोली फर्म क्रिएट होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेस्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। इट इज़ होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर। आप यहाँ से सिंपली ये चीज़ समझ सकते हैं, जो NPCIL जो हमारी होती है, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये पूरा इसका जो कंट्रोल है वो हमारे गवर्नमेंट के पास है, और इनका काम क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर, ठीक है। तो हमारी कुछ सेक्टर है, जैसे कि आप पहले देखते थे कि रेलवे में, अब अगर देखें तो कुछ चीज़ें प्राइवेटाइज़ की गई हैं, बट रेलवे में पहले क्या था कि रेलवे हमारी पूरी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। मतलब बेसिकली ऐसा तो नहीं था ना कि जैसे आपको कहीं जाना है तो आप अपनी खुद की ट्रेन चलाना शुरू कर दिए, ये चीज़ तो नहीं होता था। यहाँ पे पूरा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का है, ठीक है। यहाँ पे फर्म की मतलब एंट्री और एग्जिट भी बहुत मुश्किल होती है। मतलब कि कोई अगर एंटर करना भी चाहे ऐसी जगह पे जहाँ पे मोनोपोली क्रिएट है पहले से, जहाँ पे पूरा कंट्रोल सिर्फ एक सिंगल फर्म का है, वहाँ पे अगर कोई एंटर भी करना चाहता है या फिर एग्जिट भी करना चाहता है तो वो भी इम्पॉसिबल के बराबर होता है। जैसे कि आप इंडियन रेलवेज़ में आप अगर आप ये चीज़ देख सकते थे कि पहले जब गवर्नमेंट के पूरा कंट्रोल में जब चीज़ें थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में जब पूरी चीज़ें जब होती हैं, तो उसके बाद वहाँ पे क्या था कि कोई भी ऐसे ही एंटर नहीं कर सकता था उसमें, जब तक गवर्नमेंट खुद उसको प्राइवेटाइज़ ना करना चाहे तब तक। तो मोनोपोली में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे होता है हमारी मेन चीज़, सिंगल सेलर हमारे होते हैं, उसके साथ जो भी कमोडिटी वो चीज़ वो सेल कर रहे हैं, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जैसे कि आपको कहीं जाना है तो आप ट्रेन से आप जाना चाहते हैं, ठीक है, आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, बट ये चीज़ आप नहीं कर सकते कि आप गवर्नमेंट की ट्रेन को ना यूज़ करके आप अपनी खुद की ट्रेन को यूज़ करने लगें। आपको सपोज़ फ्लाइट से अगर जाना है तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप अपना एयरवे खुद ही स्टार्ट कर दें, खुद ही चलाने लगें, ये चीज़ तो नहीं होगा। आपको जो भी एयरलाइन आपके ऑपरेशंस में होंगी, आप उसी का यूज़ करेंगे। तो मोनोपोली का बेसिकली ये मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी को लेकर के अगर कोई सिंगल सेलर है उसको बेचना शुरू कर दिया है और उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में, ठीक है। वही प्राइस टेकर है, वही प्राइस मेकर, और ना ही उस कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट है। तो वो उस वक़्त हमारी क्या होगी, उस कमोडिटी की हमारी मोनोपोली क्रिएट कर देगी। वो फर्म जो होगी हमारी क्या करेगी, मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर देगी। उस कमोडिटी की एक मोनोपोली हो जाएगी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें।
तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया है मोनोपोली के, जहाँ पे फर्स्ट हमारा है जस्ट वन सप्लायर, मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, सेलर जो होता है वो सिंगल सेलर होता है। सेकंड क्या है हमारा, वेरी हार्ड टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम मार्केट, जैसा मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे मार्केट में एंट्री एज वेल एज एग्जिट बहुत मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल होती है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन के साथ ही साथ उनकी जो पॉलिसी होती है, कहीं किसी भी सेक्टर में एंटर करने के लिए बहुत सारी लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, पेपर वर्क्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एंटर कर पाना और एग्जिट कर पाना दोनों ही मुश्किल होता है, दोनों ही मुश्किल होता है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता उस कमोडिटी का। फर्म्स आर प्राइस मेकर, अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि फर्म्स क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। जैसे कि मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है और फर्म हमारी प्राइस टेकर होती है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री में सपोज एक फर्म है, ठीक, फर्म है। अब इंडस्ट्री क्या कर रही है हमारी, जो प्रोडक्ट को ये सेल कर रही है वो प्रोडक्ट सिंगल है, मतलब कि वो प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। ये फर्म जो हमारी सेल कर रही है इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई दूसरा है नहीं। इंडस्ट्री में जो फर्म्स हैं, जो भी फर्म है वो क्या कर रही है, जो भी प्रोडक्ट को वो सेल कर रही हैं, उनका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है, एज़ वेल एज़ जो सेलर है, मतलब कि उस फर्म के जैसा दूसरा और कोई फर्म भी नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्री एंड फर्म हमारे इक्वल हो गई, इंडस्ट्री एंड फर्म हमारी इक्वल हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ हमारी फर्म कर रही है, जो चीज़ हमारी इंडस्ट्री करे करे या फर्म करे, बात यहाँ पे इक्वेट हो जाएँगी। क्यों यहाँ पे इक्वेट हो जाएँगी बात? क्योंकि यहाँ पे दूसरी कोई और फर्म्स है ही नहीं, दूसरी कोई और फर्म्स है ही नहीं जो इनको कॉम्पिटिशन दे। दूसरी कोई उसकी इंडस्ट्री आप कह लें अगर, तो कोई और इंडस्ट्री भी नहीं है कि उसको कॉम्पिटिशन दे। जब एक ही इंडस्ट्री आपकी है और एक ही इंडस्ट्री में जो फर्म्स काम कर रहे हैं, ठीक है? आपकी मान लीजिए एक ही इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो भी फर्म्स हैं वो एक ही मतलब कमोडिटी में, जिस भी कमोडिटी में वो डील कर रहे हैं, उस कमोडिटी का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और ना ही उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने वाली दूसरी कोई इंडस्ट्री है। तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री एंड फर्म्स दोनों इक्वेट हो गई। अब इंडस्ट्री जो प्राइस रख रही है, मतलब वही है कि फर्म प्राइस रखी या इंडस्ट्री प्राइस रखी, बात एक ही हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो इंडस्ट्री होती है वो और हमारी जो फर्म होती है वो इक्वेट कर जाती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दूसरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, दूसरी कोई इंडस्ट्री नहीं होती उस प्रोडक्ट की। इसी वजह से यहाँ पे फर्म्स हमारी प्राइस मेकर कही जा सकती हैं कि फर्म्स हमारी प्राइस मेकर होती हैं, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कंपेरेटिवली अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पे क्या था ना कि वहाँ पे एक चीज़ की और सारी भी इंडस्ट्री तो हो सकती है ना, और सारी हो सकती है। इसी वजह से क्या है कि वहाँ पे जब प्राइसिंग जब होती है तो वो इंडस्ट्री डिसाइड करता है, एक प्राइस लेवल डिसाइड कर देता है जो फर्म को मार्केट में फॉलो करना होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि दूसरे फर्म्स अगर अपने प्राइस को अगर इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके अगर उसको करना चाहें, दूसरे फर्म्स अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके सोचे कि मार्केट की इन्फ्लेशन को बढ़ा दें, डिमांड को कम ज़्यादा कर दें, सप्लाई कम ज़्यादा करके, तो वहाँ पे वो चीज़ हो सकता है क्योंकि वहाँ पे और भी उस चीज़ के, उस कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट थे। इसी सब्स्टिट्यूट होने की वजह से वहाँ पे सप्लाई को कम ज़्यादा करके डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है, प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है। बट यहाँ पे क्या है कि जो भी प्रोडक्ट जो सेल की जा रही है वो मोनोपोली क्रिएट करके रखी है। मतलब कि अगर वो प्रोडक्ट आप वहाँ से अगर नहीं लेंगे तो वो कहीं और से आप ले भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्म इसीलिए प्राइस मेकर होती है। फर्म जिस प्राइस पे सेल करेगी, अगर आपको उस प्राइस पे लेना है तो लीजिए वरना मत लीजिए, ये चीज़। इसी वजह से यहाँ पे कहा जाता है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारी फर्म दोनों इक्वल होती हैं। फिफ्थ हमारी देखिए तो मोनोपोलिस्ट कंट्रोल प्राइस, यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट हमारे होते हैं वो प्राइस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मोनोपोलिस्ट आप ये चीज़ कह सकते हैं कि मोनोपोली मार्केट में जो काम कर रहा है वो क्या हो गया, मोनोपोलिस्ट उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट का पूरा प्राइस पे कंट्रोल होता है। सपोज जैसे कि मैं कोई ऐसी चीज़ सेल कर रही हूँ जिसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है और ना ही वो चीज़ कोई और दूसरा सेल कर रहा है, वो चीज़ कोई और दूसरा भी सेल नहीं कर रहा है, तो अब मेरा मन जितना भी होगा मैं उसकी प्राइस बढ़ाऊंगी घटाऊंगी क्योंकि मेरा तो कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। और अगर सामने वाले को, अगर बायर को उस चीज़ की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा नीड होगी, तो उसको उसी प्राइस पे खरीदना ही पड़ेगा जिस प्राइस पे मैं उसको सेल करूँगी, क्योंकि उसके पास ना ही कोई सब्स्टिट्यूट है और ना ही कोई दूसरा सेलर है। सिक्स पॉइंट है हमारा नो कंपटीशन। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता। और कंपटीशन क्यों नहीं यहाँ पे होता है? क्योंकि यहाँ पे जब आपके सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो कंपटीशन भी तो नहीं रहेगा, सब ना सब्स्टिट्यूट है ना दूसरे सेलर हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन इसीलिए विड्रॉ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे सिंगल सेलर। हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से एलाबरेट किए हैं। सिंगल सेलर, जैसे मैंने आपको बताया कि मोनोपोली में क्या होता है, देखिए देयर इज़ अ सिंगल सेलर सेलिंग द प्रोडक्ट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो सेल किया जा रहा है वो सिंगल सेलर ही करता है, मतलब यहाँ पे सेलर के भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं होते हैं। एज अ रिजल्ट द मोनोपोली फर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम थिंग एंड मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ऑफ सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए इसी वजह से एज अ रिजल्ट द मोनोपोली फर्म एंड इंडस्ट्री आर
आर वन एंड द सेम थिंग एंड मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल कंट्रोल ऑफ सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेलर सिंगल होने की वजह से कोई कंपटीशन नहीं है, और कंपटीशन ना होने की वजह से यहाँ पे फर्म एंड इंडस्ट्री को एक माना गया है। यहाँ पे फर्म एंड इंडस्ट्री को क्या कहा गया, एक माना गया है, ठीक है। और मोनोपोलिस्ट जो है उसका पूरा कंट्रोल होता है कि वो सप्लाई को बढ़ा के या घटा के प्राइस को कंट्रोल कर सकता है। जैसे सप्लाई को उसने क्या किया, मोनोपोलिस्ट ने इंक्रीज कर दिया किसी भी प्रोडक्ट के, तो प्राइस उस प्रोडक्ट के तुरंत ही कम हो जाएंगे। बट हाँ, अगर ऐसा वो कर रहा है तो वो अपना प्रॉफिट इसमें देखेगा, और वो ये चीज़ कभी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो हमेशा सप्लाई को क्या करेगा, कम करेगा। सप्लाई को कम करके क्या करेगा, प्राइस को रेज़ कर देगा, सो दैट उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। उसके बाद सेकंड अगर आप देखें तो यहाँ पे सेकंड क्या है हमारा, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। सेकंड है हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट बिकॉज ऑफ टू मच लीगल रिस्ट्रिक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा लीगल रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से, लाइक लाइसेंसिंग पॉलिसी, मतलब कोई आप सेक्टर स्टार्ट करना चाहते हो, कोई काम आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारी लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़े, मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस लेने की जो प्रोसीडिंग होती है वो तो कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। और पेटेंट राइट आपको ये चीज़ लेना पड़ेगा, मतलब ये कि जो काम आप कर रहे हो वो काम कोई और ना करे, इस चीज़ की राइट आपको पेटेंट करवानी होगी। और ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन क्रिएटेड बाय फर्म इन द फॉर्म ऑफ अ कार्टेल। अब कार्टेल ये चीज़ क्या होता है, देखिए कार्टेल का मतलब बेसिकली ये होता है, 2-4 फर्म्स अगर मिल करके एक अपना ग्रुप बना लेती हैं और वो ये चीज़ तय कर लेती हैं कि इस कमोडिटी को बस हमारी ही फर्म मिलके सेल करेगी। ठीक है? उस कमोडिटी को क्या करेगी, हमारी फर्म क्या करेगी, बस सेल करेगी। वो ना किसी को आने देते हैं और ना ही वो किसी किसी भी फर्म को वहाँ से निकलने देते हैं। ये चीज़ पहले ही डिसाइड हो जाती है कि हमारी 5 लोगों की फर्म है, हमारी 5 फर्म है, और ये सारी फर्म्स मिलके क्या करेंगी, इस कमोडिटी को क्या करेंगे, सेल करेंगी। 5 फर्म क्या है, इस कमोडिटी को मिलकर सेल करेंगी। और उनके सिवा, उस फर्म के सिवा ना ही कोई फर्म इसमें एंटर कर सकती है और ना ही वहाँ से कोई एग्ज़िट कर सकती है। तो ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन क्रिएटेड बाय फर्म इन द फॉर्म ऑफ अ कार्टेल, कार्टेल मतलब कि कार्टेल की फॉर्म में जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जा रहा है, इस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से भी यहाँ से एंट्री और एग्जिट दोनों ही बहुत मुश्किल होता है। देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म एंड एग्जिट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। दैट्स वाई मोनोपोली फर्म हैव टू अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसी वजह से मोनोपोली फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस को फेस करना पड़ता है इन द लॉन्ग रन में। कैसे देखिए, अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता क्या है, मतलब कि जितनी प्रॉफिट चाहिए, जितनी प्रॉफिट आपको लग रही है कि होगी, उससे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट भी एक्सेस में बहुत हो रहा है, तो वो हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। एबनॉर्मल लॉस हमारा क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस का मतलब ये है कि जिस कॉस्ट पे आपने प्रोडक्ट को बनाया है उससे काफ़ी ज़्यादा आपको अगर पैसे मिल रहे हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आपकी उससे रेवेन्यू काफ़ी कम रेवेन्यू अगर मान लीजिएगा क्रिएट हो रही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो वो आपका एबनॉर्मल लॉस हो जाता है। मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉस का मतलब ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर हद से ज़्यादा आपको लॉस हो रहा है, तो ये चीज़ क्या होता है, मोनोपोली फर्म को ये चीज़ बेयर करना पड़ता है, इन सारे लॉसेस और इन सारे प्रॉफिट को फेस करना पड़ता है। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर हो रहा है तब तो ये चीज़ बहुत फेवरेबल है उनके लिए। एबनॉर्मल लॉस होता है तो ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिट, आप छोड़ के भी नहीं जा सकते, मतलब कि एग्ज़िट की रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से वहाँ से आप जा भी नहीं सकते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि यहाँ पे एंट्री एंड एग्ज़िट दोनों ही बहुत मुश्किल होता है मोनोपोली फर्म में। देन उसके बाद अगर आप ये देखें, थर्ड पॉइंट है हमारा नो क्लोज़ सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली में जिस भी कमोडिटी को सेल किया जाता है, मोनोपोली फर्म जो होती है जिस भी कमोडिटी को सेल करती है, उसकी कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है। कॉम्पिटिशन उसका कोई नहीं होता है और ना ही कॉम्पिटिशन, मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं होते तो कॉम्पिटिशन नहीं होता है। बेसिक चीज़ यही है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं होते, सब्स्टिट्यूट होते तो कॉम्पिटिशन होता है। इसी वजह से यहाँ पे मोनोपोलिस्ट फर्म को, जो मोनोपोली फर्म जो होती है, इनको किसी भी तरीके का कॉम्पिटिशन की कोई फ़ियर नहीं होती है। ना ही यहाँ पे कोई नए प्रोडक्ट आ सकते हैं, ना ही उसका कोई सब्स्टिट्यूट आ सकता है। ठीक है? इसी वजह से यहाँ पे क्या है, कोई क्लोज़ सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। फोर्थ क्या है हमारा, फर्म्स आर प्राइस मेकर। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंडस्ट्री एंड फर्म जो हमारी होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसीलिए यहाँ पे इंडस्ट्री हमारी अगर प्राइस मेकर है तो फर्म भी हमारी प्राइस मेकर हो गई। क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा फर्म नहीं है उस कमोडिटी को सेल करने वाला। ठीक है? इसीलिए यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है। इसी वजह से फर्म्स प्राइस मेकर हैं, इसी वजह से फर्म क्या कर सकती है कि मार्केट प्राइस को, मतलब कि सप्लाई को चेंज करके मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सप्लाई को बढ़ा के, सप्लाई अगर इंक्रीज़ कर दिया जाएगा तो हमारी प्राइस क्या होगी किसी भी चीज़ की, सप्लाई इंक्रीज़ हो गई, सप्लाई किसी भी चीज़ की अगर इंक्रीज़ होगी तो ज़ाहिर-सी बात है
कि मार्केट में गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएँगे, मार्केट में गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँगे तो प्राइस अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए क्या करेंगे फर्म्स क्या करेंगे सप्लाई को कम करेंगे सो दैट कि मार्केट में वो प्राइस को कंट्रोल कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके और सप्लाई को कम करके प्राइस को रेज़ कर देंगे। इसी वजह से फर्म्स जब प्राइस मेकर बन जाते हैं तो वो प्राइस को मतलब कि जो मार्केट प्राइस चल रही है वो आराम से उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, उनको कंट्रोल कर सकती है। बट जैसा कि हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ा था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारी इंडस्ट्री थी क्या? हमारी इंडस्ट्री प्राइस मेकर थी। इसी वजह से जब तक इंडस्ट्री खुद उस प्राइस को ना इन्फ्लुएंस करे, ना चेंज करे, कोई भी फर्म के पास इतनी राइट नहीं रहती थी कि वो बढ़ा के या घटा के मतलब कि वो प्राइस को बढ़ा दे या प्राइस को कम करके वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। क्यों? क्योंकि इस वजह से क्योंकि एक ही कमोडिटी को सेल करने वाले और भी फर्म्स होते थे, सेम कमोडिटी को सेल करने वाले। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मैंने बताया है लास्ट क्लास में कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजेनियस नेचर के प्रोडक्ट होते हैं। तो वहाँ पे मतलब जो भी कमोडिटी सेल की जा रही है उनके डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं। और भी ऐसी फर्म्स होती हैं जो सेम चीज़ें बना रही हैं। तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। तो अगर कोई भी एक सेलर अगर प्राइस को कम या ज़्यादा करता है तो उनका इन्फ्लुएंस बाकी सारे सेलर पे नहीं पड़ सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क में सेलर होते हैं और बायर होते हैं। अगर एक बायर को एक सेलर के पास कोई चीज़ नहीं लेना है तो वो दूसरे के पास चला जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना ही कॉम्पिटिशन होता है और ना ही यहाँ पे सेलर का कोई सब्स्टिट्यूट होता है, ना ही कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट होता है। इसी वजह से फर्म्स हमारी क्या होती है मार्केट प्राइस को कंट्रोल कर सकती है ईज़िली। देन उसके बाद आप ये देखिए हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है। देखिए बेसिकली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट के लिए मतलब प्रोडक्ट हमारी सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हम उसी सेम कमोडिटी के लिए चार्ज कर रहे हैं, तो ये हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब कमोडिटी हमारी सेम है बट जितने हमारे कस्टमर हैं, जितने हमारी क्या है कस्टमर है, उतनी हमारी प्राइस हमने बना दी। हमको जहाँ से लगा कि यहाँ से हमको इतना मिलने की चांसेस हैं, उतना हमने उनसे मांग लिया। तो ये हमारा होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। A monopolist may charge different price for his product from different set of consumer at the same time। देखिए एक ही समय पर मोनोपोलिस्ट क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करता है डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर से। मतलब कि जितने उनके कंज्यूमर है, जितने उनके कस्टमर आए, उन सबसे क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर एट द सेम टाइम फॉर द सेम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी सेम है, टाइम भी सेम है, कमोडिटी आपकी वो पूरी की तरह पूरी सेम है, बट यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स, जितने भी बायर्स आपके पास आ रहे हैं, आप सबसे क्या कर रहे हैं, अलग-अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, सेम कमोडिटी के लिए। जो कमोडिटी आपकी ₹100 में मिल रही है, जो कमोडिटी आपकी ₹100 में मिल रही है, हमने कस्टमर ए से हमने चार्ज किया ₹100, कस्टमर बी से हमने कह दिया कि ये 120 की है और कस्टमर सी से हमने ये कह दिया कि ये 150 की है। तो ये होता है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि इतने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी हमारा क्या होता है, 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 3 टाइप्स में क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए पहला क्या है हमारा पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या मतलब कि हम लोग पर्सन टू पर्सन हमने क्या किया डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ रेलवे टिकट का मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जो कम एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन के कंपेरेटिवली जो हमारे कम एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, उनके जो टिकट के जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं और सीनियर सिटीजन के कम होते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जगह के हिसाब से हमने प्राइजेस चार्ज करना शुरू कर दिया। मतलब अगर जैसे मैंने एरिया चेंज किया, जैसे कि यहाँ पे अर्बन और रूरल एरिया का मैंने एग्जांपल दिया है। जो प्रोडक्ट हम लोग अर्बन में बेचेंगे जितने का, उससे क्या करेंगे डिफरेंट प्राइस पे हम लोग रूरल एरिया में बेचेंगे। आप ऐसे भी ये चीज़ को समझ सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर इलाहाबाद में अगर सेल किया जा रहा है तो उसको डिफरेंट प्राइस पे सेल कर रहे हैं, बट यही अगर लेकर के दिल्ली में चले जाए, मुंबई में चले जाइए तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि जगह बदलते ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया, मतलब प्राइसेस चेंज हो गए वहाँ के कस्टमर को देखते हुए। यूज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, कमोडिटी की जैसे-जैसे यूजेस होती है, जैसे-जैसे उनकी यूजेस चेंज होती है किसी भी कमोडिटी का, कहीं कुछ यूज़ है, कहीं कुछ यूज़ है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, अगर कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके चार्जेस अलग हैं, बट अगर रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसके चार्जेस आपके क्या है, अलग हैं। तो यहाँ पे जैसे-जैसे जिस चीज़ का यूज़ है, जैसे किसी चीज़ का डिफरेंट यूज़ है, तो उसके चार्जेस डिफरेंट कर दिए जाएँगे। कहीं अलग यूज़ है, तो वहाँ पे चार्जेस अलग हो जाएँगे। जिस हिसाब से उनके यूज़ेस होंगे, उस हिसाब से उनके प्राइसेस को डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के भी 3 टाइप होते हैं, जो पहला तो पर्सन टू पर्सन हम प्राइस को चेंज कर देते हैं। दूसरा हम जैसे-जैसे प्लेस चेंज होती है, वैसे-वैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, प्राइसेस चेंज हो जाती हैं। थर्ड हमारा ये क्या है, यूज़ के अकॉर्डिंग, जैसे-जैसे यूज़ेस आपकी चेंज होगी, वैसे-वैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होने लगेगा।
जैसा यहाँ पे मैंने एक मतलब ये सारे एग्ज़ाम्पल्स तो हमने देख लिए, बट एक यहाँ पे जनरल एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है। जैसे जियो एक फ़र्म जो थी, वो रिलायंस इंडस्ट्री की, वो कोई मोनोपोली फ़र्म नहीं थी। बट जियो ने कोशिश की मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की। कैसे? जब उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया था, जब प्राइसेज़ को जब ज़ीरो रख दिए थे, जब ज़ीरो से स्टार्ट करना उन्होंने शुरू किया, तो जब ज़ीरो उन्होंने रखा, तो उनका ये टारगेट था कि वो पूरे मार्केट को कैप्चर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और उसी की वजह से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इसी वजह से जो हमारी वोडाफ़ोन और हमारी आइडिया है, ये मर्ज हुई हमारी। हमारी वोडाफ़ोन आइडिया क्या हुई, मर्ज हुई, क्योंकि इनके ऐसा करने की वजह से जब इन्होंने अपने रिचार्ज की जब प्राइसेज़ जब ज़ीरो रख दी, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन एकदम समझिए कि बहुत टफ कॉम्पिटिशन हो गया, और मार्केट से बहुत सारे ऐसे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के में और भी जो फ़र्म्स थी, वो सब हट गई, चली गई, मतलब डूब गई एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। जैसे हज था एंड और भी आई थिंक, तो वो सारी डूब गई। तो यहाँ पे जियो एक हमारा मोनोपोली फ़र्म नहीं था, बट ये अपना मोनोपोली क्रिएट करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया कि ये रिचार्ज के प्राइसेज़ स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, अब दूसरे सारे जैसे एयरटेल है या फिर वोडाफ़ोन है, आइडिया है, अब इनकी वजह से ये तो नहीं कर सकते कि हम इन्होंने ज़ीरो कर दिया तो हम लोग भी कर दें। मतलब प्रॉफ़िट तो चाहिए ही, कि कम से कम आप जितना कॉस्ट लगा रहे हैं, उतना तो आपका रिकवर हो ही जाए। तो इसी वजह से जब ये सारे जब इनको लॉसेस होने लगे दूसरे फ़र्म्स को, तो इन्होंने क्या किया कि वोडाफ़ोन आइडिया से मर्ज हो गए। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ फ़र्म्स हैं जो कि हमारी क्या होती हैं, मोनोपोली फ़र्म होती नहीं है, बट वो मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। आप अपने एग्ज़ाम में ऐसे एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं हम। उसके बाद हम देखिए कि यहाँ पे मैंने बताया कि डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में डिमांड कर्व बेसिकली होता कैसे? अब मोनोपोली का मतलब मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया कि मोनोपोली में क्या होता है कि हमारे सेलर क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, सिंगल सेलर हमारे होते हैं, और जो हमारी कमोडिटी भी जो सेल करते हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ना ही कोई दूसरी ऐसी फ़र्म होती है, जो वो सेम कमोडिटी सेल कर रही है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी नहीं होता है। पूरा का पूरा जो प्राइस का कंट्रोल रहता है, वो हमारे फ़र्म के पास होता है, फ़र्म के पास होता है। फ़र्म जब चाहे तो सप्लाई को इंक्रीज़ करके मार्केट में प्राइस को क्या कर सकती है, मतलब कि वैसे तो वो नहीं करेगी सप्लाई को इंक्रीज़ करके प्राइस को और कम कर दे, ऐसा तो नहीं होगा, बट सप्लाई को डिक्रीज़ करके वो प्राइस को बढ़ा दे मार्केट में। फ़र्म के पास पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे फ़र्म हमारी प्राइस मेकर हो जाती है। प्राइस टेकर एंड प्राइस मेकर दोनों हमारी फ़र्म्स ही होती हैं। इंडस्ट्री इज़ इक्वल्स टू हमारा फ़र्म हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे इंडस्ट्री और फ़र्म को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? इसी वजह से अगर आप ये चीज़ देखें, सो द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ मोनोपोली फ़र्म। यहाँ पे प्रोडक्ट की जो डिमांड है, वो यहाँ पे जो डिमांड है हमारा, वो क्या होता है, मोनोपोली फ़र्म के कंट्रोल में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सपोज़ जैसे कि मान लीजिए अगर फ़र्म है जो मोनोपोली में डील करती है, मोनोपोली फ़र्म है, उन्होंने क्या किया, अपने कमोडिटी की प्राइस को क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया। अब किसी भी बायर को जब उस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी और वो उन्होंने ये चीज़ देखा कि इस कमोडिटी की प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो वो नहीं खरीदेगी। उनका ये रहेगा कि हमें इस प्रोडक्ट को यूज़ ही नहीं करना है। तो यहाँ पर डिमांड तो किसी के कंट्रोल में नहीं है ना, मतलब कि अगर मैं कोई चीज़ खरीदना चाहूँ या ना खरीदना चाहूँ। तो कोई सेलर क्या हम हमें इंसिस्ट नहीं कर सकता कि नहीं आपको ये चीज़ लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। जानते हैं आपके मन की बात आप ही के कंट्रोल में है, वो तो नहीं कोई कंट्रोल कर सकता। जैसे कि आपने सप्लाई में देखा कि यहाँ पे सप्लाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके प्राइसेज़ को ये कंट्रोल कर सकते हैं, बट डिमांड को नहीं कर सकते हम। ठीक है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द आउटपुट टू बी सोल्ड, मोनोपोलिस्ट विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस। देखिए, जैसे कि मैंने ये चीज़ बताया कि आउटपुट अगर मतलब अपनी कमोडिटी अगर वो सोल्ड करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं अपनी कमोडिटी को, तो वो क्या करेंगे, प्राइसेस को कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्म हमारी क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। अगर वो देख रही है कि हाँ, इनके पास कमोडिटी बहुत बची है और उस चीज़ का सीज़न खत्म हो रहा है, तो वो तुरंत उस चीज़ की प्राइस कम करके उसको सेल कर देंगे। ठीक है? देयरफॉर मोनोपोली फर्म फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इसी वजह से यही रीज़न है कि यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्म के पास पूरी कंट्रोल होती है। पूरी क्या होती है? कंट्रोल होती है। किस चीज़ की कंट्रोल होती है? कि वो प्राइसेज़ को बढ़ा के या घटा के, प्राइसेज़ को बढ़ा के, घटा के वो पूरे तरीके से मार्केट में कंट्रोल कर ला सकते हैं। प्राइसेज़ को जैसे ही वो इंक्रीज़ करेंगे, वैसे ही हमारी क्या होगी, डिमांड क्या होगी, किसी भी चीज़ की कम हो जाएगी, और प्राइसेज़ को जैसे ही वो डिक्रीज़ करेंगे, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जब आपने देखा कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप आ गया, तो इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, हमारा जो कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको आगे ये चीज़ बताया है कि हमारा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जब हमारी P1 पे आप देखिए, तो यहाँ पे हमारी क्या है, ये P1 जो हमारी है, फर्स्ट प्राइस है ये हमारी। तो जब हमारी प्राइस P1 थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी डिमांड Q1 थी।
ठीक है? जब हमारी प्राइस P2 हो गई मतलब कि हमने प्राइस को क्या किया कम कर दिया, तो हमारी डिमांड क्या हुई देखिए इंक्रीज़ हो गई। प्राइस को यहाँ पे हमने क्या किया कम किया तो हमारी डिमांड Q1 से होकर Q2 हो गई। तो यहाँ पे क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि जो हमारी फर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है और फर्म के पास हमारी पूरी अपॉर्च्युनिटी होती है कि वो प्राइस को घटा के या बढ़ा के सप्लाई को मतलब कि सप्लाई को घटा के या बढ़ा के प्राइस को कंट्रोल कर सकें, ठीक है? प्राइस को वो जब चाहेंगे तब घटा सकते हैं, जब चाहे तब वो बढ़ा सकते हैं क्योंकि इनके पास पूरी कंट्रोल रहती है। जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारी पूरी कंट्रोल इंडस्ट्री के पास रहती थी। इंडस्ट्री अगर चाहेगी प्राइस को बढ़ाना तो बढ़ा सकती है। वही प्राइस क्या होगी फर्म को उसी के साथ अपना सेल करना पड़ेगा जो प्राइस हमारी इंडस्ट्री देगी। बट यहाँ पे हमारे क्या है कि यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्री और हमारी फर्म है वो दोनों इक्वल है। फर्म जिस भी प्राइस पे डील करना चाहती है वो फर्म क्या करेगी उस प्रोडक्ट के लिए उस कमोडिटी के लिए वो प्राइस वो रख देगी, ठीक है? इसी वजह से क्या होता है अगर फर्म चाहेगी कि हम इस कमोडिटी की प्राइस को बढ़ा के सेल करें तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्राइस को अगर इंक्रीज़ हो गया तो हमारी जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। उसके बाद प्राइसेज़ को आपने क्या किया कम कर दिया तो डिमांड आपकी बढ़ गई। तो इससे क्या होगा कि जो आपका कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा यहाँ पे। तो आप इस चीज़ से भी ये चीज़ याद रख सकते हैं जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फर्म प्राइस मेकर है, इसी वजह से हमारी कर्व क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सो आज मैंने आपको मोनोपोली के बारे में बताया कि मोनोपोली बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसी एक फर्म का होता है। वो हमारी क्या होती है मोनोपोली होती है, जहाँ पे उस कमोडिटी का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता और ना ही कोई दूसरी फर्म होती है जो वो कमोडिटी बनाती है। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।